Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to our online biology classes, and I'm your teacher Sadia Saqib. In our previous lessons we have started discussion about chapter number 11 of first year biology course, digestion. और अपने पिछले लेसन्स में हमने डाइजेशन और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया है, जिसमें हम डाइजेशन को डिफ़ाइन कर चुके हैं, हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, हम ओरल कैविटी और इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी कर चुके हैं. वी हैव स्टडीड अबाउट द रोल ऑफ फेरिंग्स एंड द फिजियोलॉजी ऑफ स्वॉलोइंग. ठीक है, सो हमारा आज का टॉपिक दैट इज़ अबाउट द पेरिस्टॉल्सिस. ठीक है, दैट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम लेसन एंड सेम टॉपिक्स. सो व्हाट इज़ पेरिस्टॉल्सिस? पेरिस्टॉल्सिस को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ अ वेव ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर स्मूथ मसल्स in the pharynx and esophagus, followed by the wave of strong contractions which propel the bolus in forward direction. This is called as peristalsis. ठीक है, so what is peristalsis? Peristalsis actually एक wave of contraction है, एक swallowing reflex है. ठीक है, और वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बोलस को प्रोपेल कर रही है, उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है, जिसके बाद जो वो आगे की तरफ मूव करता जा रहा है टुवर्ड्स द स्टमक एंड अल्टीमेटली टुवर्ड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द जीआईटी. ठीक है, अब जैसे कि पिछले लेसन में हमने डिस्कस किया था कि स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स और स्वॉलोइंग एक्टिविटी दैट इज़ अ वॉलंटरी एक्शन, वो हमारे अपने कंट्रोल में है, हम उसे खुद अपनी विल से कंट्रोल कर सकते हैं. अगर हम चाहेंगे तो हम स्वॉलो करेंगे, अगर हम नहीं चाहेंगे तो वी विल नॉट स्वॉलो द फूड, राइट. लेकिन वंस वी हैव स्वॉलोड द फूड देन ऑल द एक्टिविटीज़ नाउ दे बिकम अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोनोमिक सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. फिर हम उसको खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होते रहते हैं, जिसमें हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो जीआईटी के स्मूथ मसल्स हैं, फेरिंग्स के एरिया में, एसोफेगस के एरिया में, स्टमक के एरिया में, ऑल एरियाज दे आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स. तो इन मसल्स की एक्टिविटी को ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम खुद कंट्रोल कर रहा है और ये खुद ब खुद फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से फूड और बोलस इट इज़ मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड दिस वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इट इज़ कॉल्ड एज पेरिस्टॉल्सिस. तो पेरिस्टॉल्सिस के रिजल्ट में हमारी जीआईटी में या एलिमेंट्री कैनाल में फूड फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है. आप इसको डायग्रामेटिकली इस तरह से देख सकते हैं. जस्ट कंसिडर दिस इज द फेरिंग्स एरिया, राइट, दिस इज द फेरिंग्स एरिया एंड दिस इज द एसोफेगस, और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में लीड कर रही है टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. This red part it is representing the smooth circular muscles of these areas, और ये जो blue part आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है इसको आप कंसिडर कर सकते हैं this is the food और bolus, right, जो swallowing के रिजल्ट में फेरिंग्स और फिर एसोफेगस में एंटर हो चुका है. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने 3 डायग्राम्स ड्रॉ की हुई हैं और तीनों डायग्राम्स में जस्ट लुक एट द पोजीशन ऑफ द बोलस, राइट. फिगर 1 में अगर आप देखें तो बोलस आपको यहाँ पे इस पोजीशन पे नजर आ रहा है. फिगर 2 में आप देखें तो थोड़ा सा फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपेल हो चुका है, मूव कर चुका है. फिगर 3 में अगर आप देखें तो ये मजीद आगे मूव कर चुका है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट. तो हाउ इट इज हैपनिंग, ऐसा किस वजह से हो रहा है? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि फेरिंग्स एंड एसोफेगस बोथ रीजन्स दे आर मेड अप ऑफ सर्कुलर स्मूथ मसल्स. तो मसल्स का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस, राइट. नाउ दिस इज द बोलस. अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में बोलस का ये जो आगे वाला एरिया है यहाँ पे मसल्स रिलैक्स्ड पोजीशन में है. ठीक है, रिलैक्स्ड पोजीशन में है तो उसके रिजल्ट में ये एरिया थोड़ा सा जो है यहाँ पे आप लोग समझ लें कि एक्सटेंड हुआ हुआ है, रिलैक्स हुआ हुआ है. ठीक है, तो यहाँ से फूड आसानी से मूव कर सकती है. और बोलस के जो बैक साइड पे मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स यहाँ पे हैं, दे आर इन द कॉन्ट्रैक्शन फेज, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये इस बोलस पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक पुश कर रहे हैं, उसको एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होता जा रहा है. तो इस तरह से स्लोली एंड ग्रेजुअली ये मसल्स की मूवमेंट की वजह से ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस के रिजल्ट में बोलस इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड अल्टीमेटली टुवर्ड्स द स्टमक. फूड जो है वो स्टमक में पहुंच जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ पेरिस्टॉल्सिस. दिस इज अ नॉर्मल एक्टिविटी.
ठीक है, ये नॉर्मल एक्टिविटी है और डेफिनेटली ये परफॉर्म होती है, लेकिन समटाइम्स देयर इज सम एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑब्जर्व्ड इन सम इंडिविजुअल्स और दैट इज कॉल्ड एज एंटी पेरिस्टॉल्सिस। एंटी का लिटरल मीनिंग होता है रिवर्स, ऑपोजिट। एंटी पेरिस्टॉल्सिस का मतलब ये है कि वो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो नॉर्मल कंडीशंस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में फूड को प्रोपेल कर रही थी, वो अब बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोपेल करना शुरू कर देगी। बजाय इसके कि फूड जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो, फूड GIT और एलिमेंट्री कैनाल में रिवर्स मूव करना शुरू कर देती है टुवर्ड्स द ओरल कैविटी, राइट। ऐसा किस वजह से होता है? दिस इज नॉट द नॉर्मल सिचुएशन व्हेन यूजुअली वी आर फीलिंग सिक और देयर इज सम एबनॉर्मैलिटी, देयर इज सम डिसऑर्डर प्रोड्यूस्ड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, किसी माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, समटाइम्स फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो इन सब का जो इफेक्ट होता है दैट कॉजेज द एंटी पेरिस्टॉल्सिस। वो मसल्स की एक्टिविटी को डिस्टर्ब करते हैं ये सारे फैक्टर्स, जिसकी वजह से द कम्युनिकेशन बिटवीन द स्मूथ मसल्स एंड द ब्रेन सेंटर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, दैट कम्युनिकेशन इज बेसिकली डिस्टर्ब्ड। और इस डिस्टर्बेंस के रिजल्ट में जो मूवमेंट की डायरेक्शन है या जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बाय सर्कुलर मसल्स, दैट इज रिवर्स्ड। वो रिवर्स डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है और फूड समटाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन से, फिर स्टमक से एसोफेगस में, एसोफेगस से फेरिंक्स में और फेरिंक्स से बैक टू द ओरल कैविटी एंड दैट कॉजेज द वॉमिटिंग। बट दैट इज अ रेयर कंडीशन, नॉर्मल कंडीशंस में ऐसा नहीं होता, बट ड्यू टू सम इन्फेक्शन और एबनॉर्मैलिटी इट कैन हैपन एंड डेफिनेटली देन इट नीड्स सम ट्रीटमेंट एज वेल, मेडिकल ट्रीटमेंट इसकी ज़रूरत होती है फिर, right? So this is the antiperistalsis. Then come to the esophagus. Next part from the pharynx that is called as esophagus, which is present in our GIT or alimentary canal. It is a tube-like structure. अगर हम इसके स्पेलिंग्स को गौर से देखें तो यहाँ आपको बोर्ड पे जो लिखा हुआ नजर आ रहा है, इट इज स्टार्टिंग विद O, राइट, बट हम इसको प्रोनाउंस एसोफेगस करते हैं। O इज साइलेंट हियर, इट इज अ ब्रिटिश इंग्लिश। लेकिन नॉर्थ अमेरिकन स्पेलिंग अगर हम इसके चेक करें तो यहाँ पे वी राइट द स्पेलिंग विदाउट O और हम इसको प्रोनाउंस भी एसोफेगस ही करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इन द स्पेलिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन बिटवीन द ब्रिटिश इंग्लिश एंड द अमेरिकन इंग्लिश, राइट। तो कुछ बुक्स में आपको O के स्पेलिंग्स के साथ एसोफेगस के स्पेलिंग्स मिलेंगे और कुछ में आपको विदाउट O मिलेगा। So passage way between the pharynx and stomach. Esophagus क्या है? It is a passage way between the pharynx and stomach. यानी pharynx के बाद जो पोर्शन है और stomach से पहले जो पोर्शन है that is called as esophagus. अगर हम इसकी लेंथ को ऑब्जर्व करें तो ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन थोड़ी बहुत माइनर सी वेरिएशन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट दिस इज द जनरल अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ द esophagus. It begins from the base of the pharynx and continues through the mediastinum. Now what is mean by mediastinum? It is the space between the left and right lung. Lungs, which are our respiratory structures and they are located in the thoracic region or chest region. तो left lung और right lung के दरमियान में जो space है that is called as mediastinum. So esophagus crosses the mediastinum. Mediastinum से पास हो रही है, penetrates through the diaphragm. Diaphragm क्या है? It is a sheet of skeletal muscles present at the base of the thoracic cavity. और diaphragm का काम क्या होता है? ये हमारे thoracic region को हमारे abdominal region से separate कर रहा है. It's the boundary wall between the thoracic region and the abdominal region. So mediastinum से होती हुई esophagus diaphragm को cross करती है and finally it reaches the stomach. Right? Function of esophagus अगर हम देखें तो it acts as a passageway for the food. ठीक है, इसमें से फूड जो है वो पास कर रही है फ्रॉम ओरल कैविटी इनटू द फेरिंक्स, फ्रॉम फेरिंक्स इनटू द एसोफेगस एंड फ्रॉम एसोफेगस इनटू द स्टमक, जहाँ पे फूड की बाकी की डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अगर हम इसमें डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि एसोफेगस में डाइजेशन हो रही है या नहीं हो रही है, सो इंडिपेंडेंटली एसोफेगस में कोई ऐसा कंपोनेंट रिलीज नहीं हो रहा एक्सेप्ट द म्यूकस, जो वाटर लाइक सिक्रीशन है जो फूड को मॉइस्ट करने का काम करता है। इसके अलावा कोई और ऐसा केमिकल, कोई एंजाइम एसोफेगस रिलीज नहीं कर रही जो फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। इट्स जस्ट द पैसेज वे, ये एक फूड के गुजरने का पैसेज वे, एक रास्ता है टुवर्ड्स द स्टमक। हाँ, जो डाइजेशन ओरल कैविटी में स्टार्ट हुई थी, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था विद द हेल्प ऑफ द सलाइवरी एमाइलेज, दैट प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन इन द एसोफेगस एज वेल।
ठीक है, यानी उस दौरान जब फूड एसोफेगस में से पास हो रही है तो वो डाइजेशन की एक्टिविटी जो ओरल कैविटी में स्टार्ट हुई थी, इट इज स्टिल गोइंग ऑन इन द एसोफेगस, राइट। अदरवाइज इसमें खुद से कोई एंजाइम रिलीज नहीं हो रहा जो फूड की डाइजेशन में हेल्प करे, इट्स ओनली अ पैसेजवे विच लीड्स द फूड टुवर्ड्स द स्टमक. Okay students, so next to esophagus, what is present in the GIT or alimentary canal, that is the structure which is called as stomach. So what is stomach? Stomach, it is the enlarged sac-like segment of the gastrointestinal tract or GIT or alimentary canal. It's a sac-like structure जहाँ पे फूड की डाइजेशन का प्रोसेस होता है. लोकेशन, वेयर इट इज़ लोकेटेड इन द लेफ्ट सुपीरियर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन बिलो द डायाफ्राम. अब डायाफ्राम का वर्ड मैं काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ और होपफुली आप सब लोग इससे फैमिलियर हो चुके हैं. यू कैन अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर वेयर इट इज़ लोकेटेड. इट इज़ अ शीट ऑफ स्केलेटल मसल्स विच सेपरेट्स थोरेसिक रीजन फ्रॉम द एब्डोमिनल रीजन. ठीक है, एसोफेगस की लोकेशन में हमने बात की थी कि एसोफेगस पेनिट्रेट्स द डायाफ्राम एंड देन एंटर्स द स्टमक. सो स्टमक इट इज लोकेटेड इन द लेफ्ट सुपीरियर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन. हमारे एब्डोमेन में लेफ्ट साइड पे, सुपीरियर का मतलब है थोड़ा सा ऊपर, अपर रीजन की तरफ, टुवर्ड्स द हार्ट, राइट. सो लेफ्ट सुपीरियर पार्ट पे बिलो द डायाफ्राम. शेप अगर हम इसकी ऑब्जर्व करें तो टिपिकली इट इज जे शेप व्हेन एम्प्टी. ठीक है, यानी जब बहुत ज़्यादा फूड इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द स्टमक, ज़्यादा खाना इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो फिर तकरीबन ये हमें जे शेप का नज़र आता है. लेकिन जब डेफिनेटली इट इज़ फिल्ड विद द फूड तो इसकी शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ये एक्सटेंड हो जाता है, थोड़ा सा इनलार्ज भी हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इनसाइड इट, राइट. उसके बाद अगर हम स्टमक की एनाटमी के बारे में बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक किस तरह का है. स्टमक को हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हुआ है, डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड कर दिया हुआ है, और आपके लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम भी ड्रॉ की है. हम इसको डायग्रामेटिकली डिस्कस करते हैं. ठीक है, ये आपके सामने मैंने यहाँ पे स्टमक ड्रॉ किया है. यू कैन ऑब्जर्व दिस ब्लैक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज एसोफेगस, राइट. हमने कहा था कि एसोफेगस ओपन्स इन द स्टमक. फिर ये जो रेड कलर की लेयर आपको यहाँ पे नजर आ रही है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द डायाफ्राम एज एसोफेगस इज पेनिट्रेटिंग थ्रू द डायाफ्राम. और डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं कि अब ये एब्डोमिनल रीजन स्टार्ट हो गया है, तो स्टमक की लोकेशन आपको यहाँ से क्लियर हो रही है. दिस इज द डायाफ्राम. इससे ऊपर का एरिया जो है दैट इज कॉल्ड एज थोरेसिक रीजन, राइट. ये थोरेसिक रीजन है. दिस इज द डायाफ्राम विच इज सेपरेटिंग द थोरेसिक रीजन फ्रॉम द एब्डोमिनल रीजन. और ये स्टमक जो है ये डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे लोकेटेड है, लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ, राइट. तो दिस इज द लोकेशन ऑफ द स्टमक. ओके, सो दिस रीजन which you can observe here, this region is called as cardiac region. I have labeled here, this is called as cardiac region. Cardiac का word heart को represent करता है. सो अब यहाँ पे हार्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है स्टमक का, हम इसको सिर्फ इस वजह से कार्डिक रीजन का नाम दे रहे हैं बिकॉज दिस पार्ट ऑफ द स्टमक इज क्लोज टू हार्ट. अपनी लोकेशन की वजह से इट इज नियर टू हार्ट, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कार्डिक रीजन, राइट. सो दिस इज द कार्डिक रीजन. और इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है एंड दिस रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कार्डिक स्फिंक्टर. आई रिपीट कि इस वर्ड को हम प्रोनाउंस किस तरह से करेंगे, कार्डिक स्फिंक्टर. स्फिंक्टर क्या होता है? इट इज द रिंग ऑफ स्मूथ मसल्स, right? It is a ring of smooth muscles which is present at the junction of esophagus and stomach. ये देखिए यहाँ पे एसोफेगस एंड हो रहा है और यहाँ से स्टमक स्टार्ट हो रहा है, तो इसके जंक्शन पे जहाँ पे ये दोनों स्ट्रक्चर्स मीट कर रहे हैं, यहाँ पे रिंग ऑफ स्मूथ मसल्स मौजूद है और इसको हम कार्डिक स्फिंक्टर का नाम देते हैं. रिंग ऑफ स्मूथ मसल्स प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ एसोफेगस एंड स्टमक, इट इज कॉल्ड एज कार्डिक स्फिंक्टर. और अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, कार्डिक का वर्ड हमने क्यों यहाँ पे यूज किया है, बिकॉज दिस रीजन इज लोकेटेड नियर टू हार्ट, क्लोज टू हार्ट, सो दैट्स वाई, राइट. उसके बाद कार्डिक रीजन के बाद अगर हम देखें तो ये स्लाइटली डोम शेप स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है. ठीक है, ये देखिए डोम शेप स्ट्रक्चर है, तो दिस इज कॉल्ड एज फंडस, FUNDUS इट स्पेल्स, राइट. इट इज कॉल्ड एज फंडस, दिस डोम शेप स्ट्रक्चर. फिर डोम शेप स्ट्रक्चर से नीचे ये जो पूरा पोर्शन आपको नजर आ रहा है स्टमक का, दिस वन इज कॉल्ड एज बॉडी, एंड बॉडी कंप्राइजेस द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक, यानी स्टमक का जो ज्यादा बड़ा हिस्सा है उसको हम बॉडी का नाम देते हैं,
राइट। फंडस के बाद बॉडी, और बॉडी के बाद अब यहाँ पे जहाँ स्टमक एंड हो रहा है इस रीजन की तरफ आ जाए तो इसको हम नाम देते हैं पाइलोरिक रीजन का। दिस इज कॉल्ड एज पाइलोरिक रीजन। और अगेन इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली तो यहाँ पे मैंने एक ग्रीन कलर से सेम रिंग यहाँ पे भी ड्रॉ किया है, एंड दिस इज द रिंग ऑफ स्मूथ मसल्स एज इट वाज प्रेजेंट हियर। लेकिन इस रिंग ऑफ स्मूथ मसल्स को हम नाम देंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर, right? That was called as cardiac sphincter. It is called as pyloric sphincter because it is present at the junction of the stomach and small intestine, duodenum. Duodenum is the first part of small intestine. जहाँ पे stomach end हो रहा है और small intestine का area start हो रहा है, वहाँ पे भी हमें smooth muscles का एक ring मिलता है, and that ring is called as pyloric sphincter, और this whole area is called as pyloric region, right? उसके बाद अगर हम अब स्टमक की वॉल के स्ट्रक्चर को स्टडी करें, व्हाट अबाउट द स्टमक वॉल, ठीक है, ये जो पूरी वॉल हमें नजर आ रही है इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने प्रीवियस लेसन को रिकॉल करना पड़ेगा जिसमें हमने डिस्कस किया था कि फ्रॉम एसोफेगस टिल एनस जो जीआईटी की वॉल है इट कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स, ठीक है। एसोफेगस से लेकर एनस तक 4 लेयर्स हमें मिलती हैं जीआईटी की वॉल में, और इन लेयर्स को हम यहाँ पे किस तरह से मेंशन कर सकते हैं। दिस रेड एरिया विच आई हैव मेंशन्ड हियर, दिस इज कॉल्ड एज सेरोसा, द आउटर मोस्ट और द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टमक वॉल, इट इज कॉल्ड एज सेरोसा। और इसके लिए हम एक और टर्म भी यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड एज वर्टिकल पेरिटोनियम, वर्टिकल peritoneum, outermost layer of the stomach, serosa or vertical peritoneum. Then below serosa what is present, there is present the second layer of the wall of the stomach जिसको मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से मेंशन किया है, और ब्लू लाइंस मैंने यहाँ पे जो स्केच की हुई है इनको भी जरा आप क्लोजली ऑब्जर्व करें, इसकी भी एक लॉजिक है। सी दीज आर एक्चुअली द 3 लेयर्स, राइट, और इन 3 लेयर्स को हम नाम देते हैं मस्क्यूलरिस का, right? These layers are called as muscularis. Serosa is the outermost layer. Serosa के नीचे जो second layer stomach की wall में, that is called as muscularis. Muscularis is the layer made up of the smooth muscles. लेकिन ये smooth muscles further 3 layers में organize हुए हैं, एक साथ एक layer नहीं है muscularis की, यहाँ पे 3 further layers हैं, right? इसमें जो ऊपर वाली layer आपको नजर आ रही है, इसमें आप अगर देख सकें तो यहाँ पे आपको इस तरह से straight lines, लेंथ वाइज स्ट्रेट लाइंस आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, एंड दीज आर कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। आई हैव रिटन हियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, राइट, इस पोजीशन में ये आपको नजर आ रहे हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के नीचे मस्क्यूलरिस में सेकेंड लेयर इज कॉल्ड एज सर्कुलर मसल्स, राइट। ये देखिए, ये आप इस पोजीशन में इन मसल्स को देख सकते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द सर्कुलर मसल्स। सो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के नीचे लोकेटेड है सर्कुलर मसल्स, और सर्कुलर मसल्स के नीचे इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली तो मैंने ऑब्लीक लाइंस ड्रॉ की हैं, ना तो स्ट्रेट है, राइट, ना इस तरह से सर्कुलर शेप में है, मैंने ऑब्लीक तिरछी लाइनें यहाँ पे ड्रॉ की हैं, तो दीज आर एक्चुअली द ऑब्लीक मसल्स। सो 1, 2 and 3 layers of smooth muscles, they are making the muscularis of the stomach wall। और इसकी भी एक सिग्निफिकेंस है, इसकी लॉजिक है, वो जब हम स्टमक का फंक्शन स्टडी करेंगे तो उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो बहरहाल दिस इज द सेकेंड लेयर, आउटर मोस्ट सेरोसा, सेरोसा के नीचे मस्क्यूलरिस, मस्क्यूलरिस के नीचे सबम्यूकोसा, थर्ड लेयर ऑफ द स्टमक, एंड द इनर मोस्ट, राइट। ये देखेंगे जो अंदर मैंने ब्लैक लेयर जो है वो मेंशन की है, ब्लैक कलर मैंने यहाँ पे यूज किया है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द 4th वन एंड द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टमक वॉल, दैट इज कॉल्ड एज म्यूकोसा। सो सेरोसा, मस्क्यूलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा, These are the 4 layers of the stomach wall. उसके बाद next अगर हम चले जाएं stomach की तरफ तो this is the ending of the stomach which is called as pyloric region, और pyloric region के बाद there is present the pyloric sphincter which is present at the junction of the stomach and small intestine. So this is the structure of the wall of the stomach. Okay students, so stomach wall consists of 4 layers. As we have discussed in detail, outermost serosa, then muscularis, then submucosa and then mucosa, and each and every layer is performing its specific function. Serosa protection provide कर रही है stomach को,
उसके बाद मस्क्यूलरस मसल से बनी हुई है तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से रिलेटेड है। सब म्यूकोसा में सम ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन दैट इज द म्यूकोसा, द इनर मोस्ट, द फोर्थ वन लेयर दैट इज कॉल्ड एज म्यूकोसा, राइट, जिसको हमने यहाँ पे ब्लैक कलर से मेंशन किया था। इसके स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल से स्टडी करेंगे एज कम्पेयर टू द अदर लेयर्स बिकॉज इट इज़ परफॉर्मिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। Structure of mucosa, innermost layer of the stomach wall is made up of simple columnar epithelium. Epithelium layer को कहते हैं, right? Columnar, column shaped cells, right? मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर दिए। इस शेप को अगर आप लोग देखें, राइट, ये जो ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ किए हुए, दीज आर द सेल्स। तो ये सिंपल कॉलमनर सेल्स है, कॉलम शेप सेल्स। तो जो इनर मोस्ट म्यूकोसा है ये पूरी एक लेयर है जो स्टमक को इंटरनली फुल लाइन कर रही है। जो इनर साइड है स्टमक की ये उसको पूरी तरह से लाइन कर रही है। तो इट इज मेड अप ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम, यानी जो लेयर है उसके सेल्स की शेप कॉलम शेप है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉलमनर एपिथेलियम। Mucosa forms gastric pits which are openings of the gastric glands, right? Pits किसको कहते हैं? Pits का वर्ड बेसिकली पोर्स को रिप्रेजेंट करता है, होल्स को रिप्रेजेंट करता है या ओपनिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। सो म्यूकोसा फॉर्म्स गैस्ट्रिक पिट्स, न्यूमरस लार्ज नंबर ऑफ गैस्ट्रिक पिट्स आर प्रेजेंट हियर। अब यहाँ पे एग्जैक्टली इसको ड्रॉ नहीं किया जा सकता, जस्ट टू गिव यू द कॉन्सेप्ट। इन रेड डॉट्स को आप कंसिडर कर लें कि दीज आर द गैस्ट्रिक पिट्स विच आर एम्बेडेड इन द म्यूकोसा। जो म्यूकोसा में इनर साइड पे डीपली एम्बेडेड है, पिट्स हैं ये, holes in the mucosa, right? This is the one gastric pit. ये आपके सामने मैंने एक gastric pit, यानी ये जो continuation आपको नजर आ रही है, ये cells, ये म्यूकोसा की इनर कॉलमनर एपिथेलियम है और थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे वो ये देखें ये इनवर्ट पेनिट्रेट कर रहे हैं, म्यूकोसा में अंदर तक पेनिट्रेट कर रहे हैं। सी दिस वन, ये पूरा डिप्रेशन जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक पिट एंड न्यूमरस, बहुत ज़्यादा तादाद में गैस्ट्रिक पिट्स आपको यहाँ पे म्यूकोसा में नजर आते हैं, सेम स्ट्रक्चर्स लाइक दिस, राइट? एंड दीज पिट्स आर एक्चुअली द ओपनिंग्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रेजेंट इन द स्टमक वॉल दैट इज द गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड दे आर प्रेजेंट इन द इनर मोस्ट लेयर और म्यूकोसा, राइट? तो यहाँ पे ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद हैं जो अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं फूड की डाइजेशन से रिलेटेड। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल। अगर हम एक गैस्ट्रिक ग्लैंड की एनाटॉमी को स्टडी करते हैं, उसमें सेल्स की टाइप्स को और उनके फंक्शंस को स्टडी करते हैं, तो वी फाउंड दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। दीज आर द सरफेस म्यूकस सेल्स, जो बिल्कुल सरफेस पे हैं, जो पेट के बिल्कुल स्टार्ट में हमें नजर आते हैं, इनको हम सरफेस म्यूकस सेल्स का नाम देते हैं। उनके नीचे जो सेकेंड टाइप के सेल्स गैस्ट्रिक पेट में या गैस्ट्रिक ग्लैंड में हमें नजर आते हैं, दीज आर द पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स। हम इनको पेराइटल सेल्स का नाम भी देते हैं, हम इनको ऑक्जेंटिक सेल्स का नाम भी देते हैं। और इन सेल्स का काम क्या है? दे रिलीज or they secrete hydrochloric acid, HCl and intrinsic factor. I repeat, HCl and intrinsic factor. अभी सिर्फ इन टर्मिनोलॉजीज पे फोकस करें, अभी हम इनकी सिर्फ एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देयर फंक्शन और फिजियोलॉजी। अपने अगले टॉपिक में हम इन सब स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस को डिटेल से स्टडी करेंगे, राइट? सो पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स, दे रिलीज और दे सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर. Then third type of cells which are located below the parietal cells in the gastric pit or gastric gland, these are the principal or chief cells. हम इनको principal cells भी कहते हैं, हम इनको chief cells का नाम भी देते हैं and they secrete pepsinogen. पेप्सिनोजेन एंजाइम है, दिस इज द इनएक्टिव एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो अपनी इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है, लेटर ऑन ये एक्टिवेट हो जाता है इनटू पेप्सिन विच इज द एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ द एंजाइम और फिर ये स्टमक में मौजूद प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है. एंड द फोर्थ टाइप ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड, दीज आर कॉल्ड एज एंडोक्राइन सेल्स and they release a hormone which is called as gastrin hormone. So 4 types of cells, they are comprising the gastric glands present in the innermost layer of the stomach wall which is called as mucosa. Mucosa is made up of excuse me, simple columnar epithelial cells, columnar epithelium or columnar epithelial cells. Mucosa forms gastric pits, numerous gastric pits which are the openings for the gastric glands. बहुत ज़्यादा तादाद में ये pits हैं या openings हैं for gastric glands. एक gastric gland का structure मैंने यहाँ पे draw कर दिया हुआ है आपकी आसानी के लिए. This is the columnar epithelium, surface mucous cells, first type of cells.
उसके बाद दिस होल स्ट्रक्चर, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये एक गैस्ट्रिक ग्लैंड है जिसमें 4 तरह के सेल्स हैं। म्यूकस सेल्स, जैसे कि नाम से आपको अंदाजा हो रहा है, दे रिलीज दे सिक्रीट म्यूकस, वाटर लाइक सिक्रीशन है और फूड को लुब्रिकेट करने का काम कर रहा है और स्टमक की इनर वॉल को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। उसके बाद ये जो रेड एरिया आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाले सेल्स कौन से हैं? दीज आर द पेराइटल सेल्स और दे आर रिलीजिंग द HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर। उसके बाद इनके नीचे गैस्ट्रिक ग्लैंड में ये देखेंगे जो मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पे मेंशन कर दिया है, दीज आर द प्रिंसिपल सेल्स और चीफ सेल्स। और इन सेल्स का काम क्या है कि ये पेप्सिनोजेन इनएक्टिव हार्मोन को रिलीज कर रहे हैं और ये हार्मोन जो है ये छोटी छोटी वेजिकल्स के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं एंड दीज वेजिकल्स आर देन रिलीज्ड by the cells into the lumen or cavity of the gland from where they are transported in the lumen of the stomach, right? This area, ये जो पूरा एरिया आपको नजर आ रहा है, this is the ल्यूमेन ऑफ द स्टमक, स्पेस प्रेजेंट इन द स्टमक। तो यहाँ पे ये पेप्सिनोजेन इस तरह से गैस्ट्रिक ग्लैंड में प्रोड्यूस हो रहा है और वहाँ से वो स्टमक के ल्यूमेन की तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है ताकि वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर सके। फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड के बिल्कुल बेस में ये देखेंगे जो मैंने ब्लैक कलर से सेल्स ड्रॉ किए हुए हैं, दीज आर द एंडोक्राइन सेल्स। और एंडोक्राइन का जो वर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है हार्मोन्स को, ठीक है। these cells are responsible for the formation of hormone. Which hormone? Gastrin. Name of this hormone is the gastrin, right? और ये भी बहुत important role play करता है stomach की functioning में. So these are the 4 types of cells present in the gastric gland. I am repeating for your convenience. ये जो लेयर आपको नजर आ रही है ये म्यूकोसा की सरफेस लेयर है which is made up of columnar epithelium, then surface mucous cells which release mucus, then parietal cells which produce hydrochloric acid and intrinsic factor, then principal or chief cells which release pepsinogen enzyme, and then the last one endocrine cells which release the hormone called as gastrin. So dear students, that's all for today. Hopefully आप सबको आज का लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेसन को इंशाल्लाह हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। For up till then, thank you for watching and Allah Hafiz.